Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 5.2 which is different areas of AI. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि AI किन किन फील्ड्स में यूज होता है। ओके, इसको हम लोग अपने नोट से डिस्कस करते हैं। डिफरेंट एरियाज ऑफ एआई। एआई इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। एआई जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट जगह पे यूज हो रहा है और जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहा है। जो मेजर एरियाज हैं जहाँ पे एआई को यूज किया जा रहा है वो है हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट, बायोमेट्रिक, फेक अकाउंट वेरिफिकेशन, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, बिजनेस एंड डिफेंस। ओके, हम लोग देखते हैं कि स्पीच रिकॉग्निशन क्या होता है। स्पीच रिकॉग्निशन क्या होता है कि ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको इस काबिल बनाया जाता है कि वो ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें, और ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हुए जो ह्यूमन के बोले हुए अल्फाज हैं, जो स्पोकन वर्ड्स है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग किसी से मैसेज पे बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको वॉइस कमांड के थ्रू मतलब वो मैसेज करते हैं और वो मैसेज ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, टाइप हो जाता है। इसे कहते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। Speech recognition is a technology that allow computer to understand and convert spoken words into text or command. स्पीच रिकॉग्निशन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर्स को इनेबल किया जाता है, कंप्यूटर्स को अलाउ किया जाता है कि वो अंडरस्टैंड करे और स्पोकन वर्ड्स को कन्वर्ट करे किसमें, टेक्स्ट या फिर कमांड्स में। इसके यूजेस कहाँ पे क्या हैं, इसके कहाँ कहाँ पे यूज होता है। डिक्टेटिंग टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, ठीक है, बजाय इसके कि हम लोग टाइपिंग करें, हम लोग जो मैसेज है हम लोग बोल के करते हैं वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट में यूज हो रहा होता है। वर्चुअल असिस्टेंट मतलब आप ये समझ सकते हो कि हमारे ऑनलाइन हेल्पर्स होते हैं, जैसे सीरी हो गया, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। इनको भी हम लोग वॉइस कमांड के थ्रू कोई भी अपनी बात कहते हैं, कोई भी मैसेज कन्वे करते हैं और यहाँ पे जो है वो मतलब हमारी बात को अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं और जो हमारे स्पोकन वर्ड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाते हैं। इसके अलावा ये हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज है। फॉर एग्जांपल, जिसके हाथ नहीं है, वो टाइप नहीं कर सकता, लेकिन वो वॉइस कमांड के थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर सकता है। इसके बाद क्या है डिसएडवांटेजेस, इसके क्या होते हैं। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन। अगर फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों के डिफरेंट एक्सेंट होते हैं, वो जो मशीन होती है उनके एक्सेंट को, उनके बोलने के अंदाज को समझ नहीं सकती। मे लैक एक्यूरेसी इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आता है कि ठीक तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती। बट परफॉर्मेंस इज इम्प्रूविंग विद टेक्नोलॉजी। लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रही है टेक्नोलॉजी के साथ साथ। बेनिफिट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। इससे ये होता है कि एक तो हमारा टाइम सेव हो जाता है, बजाय इसके कि हम लोग टाइपिंग करने में बहुत अपना टाइम लगा दें, हम क्या करते हैं कि हम लोग वही बात बोल के कर देते हैं। इनेबल हैंड फ्री कंट्रोल ऑफ डिवाइसेस, इसमें हाथ की जरूरत नहीं पड़ती। इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल यूजर्स, हर यूजर के पास इस चीज की एबिलिटी है एक्सेस करने की, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। कंप्यूटर विजन क्या होता है। कंप्यूटर विजन में ये होता है कि हम लोग कंप्यूटर को इस काबिल बनाते हैं या कंप्यूटर को अलाउ करते हैं कि जितनी भी इमेजेस हैं या वीडियोस हैं उनको अंडरस्टैंड कर ले, उनको आइडेंटिफाई कर ले और दोबारा अगर उस तरह की कोई इमेज या वीडियो उसको दें तो वो उस चीज को पहचान ले। जैसे सिक्योरिटी पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब वहां पे कैमरा लगा होता है और वो स्टूडेंट्स के फेस को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, आइडेंटिफाई कर रहा होता है। अब कोई अननोन पर्सन आ जाए तो उसको अलाउ नहीं किया जाता कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाए, क्योंकि वो जो वहां पे कैमरा लगा होता है वो फौरन से उस अननोन पर्सन को, उस अजनबी शख्स को पहचान लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर्स क्या करते हैं, इमेजेस वगैरह को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंप्यूटर विजन इनेबल कंप्यूटर टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड इमेजेस एंड वीडियोस यूजिंग कैमरास, डाटा एंड एआई एल्गोरिथम्स। कंप्यूटर विजन में क्या होता है कि कंप्यूटर्स को इनेबल किया जाता है, कंप्यूटर्स को इस काबिल बनाया जाता है कि वो इमेजेस वगैरह को एनालाइज करें, अंडरस्टैंड करें, वीडियोस को अंडरस्टैंड करें। किसके थ्रू, कैमरास वगैरह के थ्रू, या उसको अगर जो कंप्यूटर होते हैं उनको डाटा दिया जाता है या फिर उनके ऊपर एल्गोरिथम्स वगैरह अप्लाई किए जाते हैं। ये काम किस तरह से करता है, बेसिकली कंप्यूटर को एक लार्ज डेटा सेट दिया जाता है, या आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ इमेजेस उसको प्रोवाइड की जाती हैं या सिस्टम के अंदर फेड की जाती है। फेड का क्या मतलब होता है, प्रोवाइड करना। सिस्टम को, सिस्टम मतलब कंप्यूटर को इमेजेस वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। फिर एआई क्या करता है, उन इमेजेस को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, उनको लर्न कर रहा होता है, उनको क्लासीफाई करता है, ठीक है, और जो विजुअल इनपुट्स होती हैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। मतलब विजुअल इनपुट्स के हम उस सिस्टम के अंदर इनपुट ऐड करें एज अ इनपुट, या मतलब हम लोग इमेजेस वगैरह उसके अंदर ऐड करें। एप्लीकेशंस मतलब कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है कंप्यूटर विजन को। एक तो हेल्थ केयर में यूज किया जाता है।
ओके, डिजीज वगैरह को डिटेक्ट करने में मेडिकल इमेजेस के थ्रू या फिर सिक्योरिटी के लिए, जैसे भी हमने बात की कि यूनिवर्सिटी के अंदर अब जो जितने भी स्टूडेंट के फेस हैं वो कैमरा उसको रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, लेकिन कोई अननोन पर्सन आता है तो उसको एंटर नहीं होने देता यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होता। तो सर्विलेंस के लिए यूज किए जाते हैं, निगरानी वगैरह के लिए, या फिर फेशियल रिकॉग्निशन, फेस वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचानने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस। यहाँ पे जिस तरह से ऑटोमेटिकली कार्स ड्राइव हो रही होती हैं, वहाँ पे ड्राइवर्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ट्रैफिक के फ्लो को एनालाइज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कार्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करने के लिए, या और जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, या ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म करने के लिए। ऑटोमेशन किसे कहते हैं? ऑटोमेटिकली टास्क को परफॉर्म करना। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में जैसे आप ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग वगैरह को कंस्ट्रक्ट करने में साइट मॉनिटरिंग या फिर सेफ्टी वगैरह के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? हेल्प मशीन सी एंड एक्ट लाइक ह्यूमन, इंप्रूविंग सेफ्टी, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। ओके, ये मशीन की हेल्प कर रही होती है, वो बिल्कुल इस तरह से मतलब काम करती है जैसे एक ह्यूमन काम कर रहा होता है, सेफ्टी को इम्प्रूव करता है, एक्यूरेसी को, और इसके अलावा एफिशिएंसी को, बहुत अच्छे तरीके से काम को परफॉर्म किया जा रहा होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है? मशीन्स या कंप्यूटर्स को इस काबिल बनाना कि वो ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लें और ह्यूमन की लैंग्वेज में ही आगे से आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्स करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग किसी भी मशीन के साथ बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में, और वो हमारी ही लैंग्वेज में हमें आंसर करे। या फॉर एग्जांपल ऐसे होता है कि दो पर्सन आपस में बात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो वहां पे एनएलपी को यूज किया जा रहा होता है कि एक की लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है, ताकि एक दूसरे की लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड कर लें और कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो सके। इसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एनएलपी गिव कंप्यूटर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज, स्पोकन और रिटन। एनएलपी क्या होता है कि मतलब यहाँ पे कंप्यूटर की एक एबिलिटी होती है जो कि अंडरस्टैंड करती है ह्यूमन की लैंग्वेज को, इंटरप्रेट करती है, ठीक है, और इसके अलावा रिस्पॉन्स कर रही होती है ह्यूमन की लैंग्वेज में ही। इसका पर्पस क्या होता है? टू अलाउ स्मूथ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना, उसको इफेक्टिव बनाना बिटवीन ह्यूमंस। ठीक है, दो पर्सन हैं, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैसे करें? एनएलपी की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। एंड कंप्यूटर यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग कोड, बजाय इसके कि हम लोग इसको इस तरह से डेवलप करें तो उसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करें तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, हम लोग ये काम नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है? लैंग्वेज ट्रांसलेशन में, जैसे मैंने अभी बात की कि ये एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ईमेल फिल्टरिंग एंड स्पैम डिटेक्शन, इसका क्या मतलब है? दो टाइप्स की ईमेल होती हैं, एक होती है स्पैम, एक होती है हैम। जो स्पैम ईमेल होती है वो अनवांटेड ईमेल होती है, या आप कह सकते हो कि ऐसी ईमेल जो कि जिसके अंदर या तो वायरस वगैरह होते हैं या हमारी काम की ईमेल्स नहीं होती, ऐसी ईमेल होती हैं। एक होती है हैम जो कि एक्चुअल ईमेल होती हैं, जो कि जेन्युइन होती है, जो हमारे काम की होती हैं। अब वहां पे एनएलपी को अलाउ किया जा रहा होता है, वो सारी ईमेल को पढ़ता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर जो स्पैम ईमेल होती है उनको स्पैम फोल्डर में डाल देता है, जो जेन्युइन ईमेल होती है उनको जेन्युइन फोल्डर में डाल देता है। इसके अलावा वॉइस रिकॉग्निशन में, मतलब वॉइस को आइडेंटिफाई करने में, वॉइस को पहचानने में, वेब सर्च के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ सर्च करना है तो वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर होता है। चैटबॉट क्या होता है कि वेबसाइट्स के अंदर ना वर्चुअल असिस्टेंट आप कह सकते हो, आपके हेल्पर्स होते हैं। अब वहां पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल उस वेबसाइट से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आपको, ये चैट बॉट्स है ना, ये आपको आंसर कर रहे होते हैं। बेसिकली मशीन्स होती हैं जो आप कोई भी क्वेश्चन करते हो वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर कर रही होती है। वहां पे कोई पर्सन नहीं बैठा होता है, कोई ह्यूमन नहीं होता जो आपके क्वेश्चंस को आंसर करे। पर्सनल असिस्टेंट जैसे सिरी हो गया, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट या फिर चैट जीपीटी, यहाँ पे यूज होता है। स्पेल एंड ग्रामर चेक, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे लिखते हो तो उसके अंदर कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई ग्रामर मिस्टेक है तो उसको चेक कर रहा होता है। सेंटीमेंट एनालिसिस में, सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, और आपने उनका खाना ट्राई किया और वो आपसे ओपिनियन लेंगे या रिव्यूज लेंगे, आप बताएंगे कि आपको हमारा खाना कैसा लगा, फिर आप रिव्यू दे दोगे। पॉजिटिव रिव्यू, अगर अच्छा खाना हुआ तो आप पॉजिटिव रिव्यू दोगे, अच्छा रिव्यू दोगे। अगर आपको उनका खाना पसंद नहीं आया तो आप नेगेटिव रिव्यू दोगे, या अगर नॉर्मल था तो आप न्यूट्रल दे दोगे। तो ये सेंटीमेंट एनालिसिस होता है, मतलब आप ओपिनियंस दे रहे होते हो। अब सेंटीमेंट एनालिसिस में ये होता है कि जितने भी कस्टमर्स आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, ठीक है, मतलब कोई अगर शॉपिंग की वेबसाइट है, वहां पे लोगों ने शॉपिंग की है तो अपने अपने रिव्यूज देंगे। फिर उन रिव्यूज को क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है, मतलब जो पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं उनको अलग किया जाता है, जो नेगेटिव रिव्यूज होते हैं उनको अलग किया जाता है, जो न्यूट्रल होते हैं उनको अलग किया जाता है। और उस चीज से ये चीज फाइंड आउट की जाती है कि अच्छा, जो हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कि वो कितना लोग उससे सेटिस्फाई हैं, कितने कस्टमर उससे सेटिस्फाई हैं।
ये होता है सेंटीमेंट एनालिसिस, मतलब जो ओपिनियंस या रिव्यूज होते हैं उनको पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट है बाइस या फेक न्यूज डिटेक्शन, जो मतलब फेक न्यूज होती हैं, फ्रॉड वगैरह होते हैं, उनको डिटेक्ट करने में यूज होता है। टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेट होती है, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई नया ब्रांड लॉन्च किया है, तो उसकी लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, उस चीज़ को टारगेट करने में यूज होता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? मेक्स डिजिटल कम्युनिकेशन ईजियर, ठीक है, जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो डिजिटल कम्युनिकेशन होती है वो इजीली हो जाती है। ऑटोमेट टास्क टास्क जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे होते हैं। एंड इम्प्रूव ऑनलाइन यूजर एक्सपीरियंस, इससे क्या होता है कि जो यूजर का एक्सपीरियंस होता है वो भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली आप ये कह सकते हैं एक स्पेशल टाइप होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम की, जो कि बिल्कुल इस तरह से एक्ट करती है जैसे आप कह सकते हो जैसे एक ह्यूमन एक्सपर्ट होता है ना, किसी भी चीज में एक्सपर्ट होता है, वो जिस तरह से एक्ट कर रहा होता है बेसिकली ये जो सिस्टम्स होते हैं, ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एक्ट कर रहे होते हैं जैसे एक प्रोफेशनल होता है ना, इस तरह से ही एक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि नॉलेज और लॉजिकल रूल्स को यूज किया जाता है। जो कंप्यूटर्स होते हैं वो नॉलेज या लॉजिकल रूल्स को यूज कर रहे होते हैं और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं स्पेसिफिक एरियाज में। जैसे आप ये कह सकते हो डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, या फाइनलिस्ट एनालिस्ट, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, जैसे वो काम कर रहे होते हैं, सिमिलरली ये वाले कंप्यूटर्स भी वैसे ही काम कर रहे होते हैं। इन सिंपल वर्ड अगर हम लोग बात करें तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कि हमें एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे होते हैं या सॉल्यूशंस दे रहे होते हैं। बेसिकली इन कंप्यूटर्स के अंदर नॉलेज को स्टोर किया जाता है, ठीक है, और वो नॉलेज कहाँ से आता है? ह्यूमन एक्सपर्ट से वो नॉलेज लिया जाता है और उसको किस में स्टोर किया जाता है? नॉलेज नॉलेज बेस में स्टोर किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इनसे कोई एडवाइस लेनी है तो उस नॉलेज बेस के अंदर जो डाटा है उसको यूज करते हुए हमें कोई भी एडवाइस देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि काम किस तरह से कर रहा होता है। एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं ठीक है, जिनके पास आप ये कह सकते हैं लार्ज डेटाबेस होता है या आप नॉलेज बेस कह सकते हो, और उसके अंदर सारा डेटा स्टोर हुआ होता है। अब हम कोई भी यूजर उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्या करते हैं, उस नॉलेज बेस के अंदर जो डाटा होता है उसको यूज कर रहे होते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, उसको सोचते हैं बिल्कुल इस तरह जैसे ह्यूमन सोच रहा होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें बेस्ट आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है, हमें सजेशंस दे रहे होते हैं, हमें सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जैसे एक प्रोफेशनल ह्यूमन करता है। आप इमेजिन कर सकते हो, इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि एक मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम है जो कि डॉक्टर्स की हेल्प कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने ना पेशेंट के सिम्टम्स को एंटर किया है कि उसके पास, डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया है और उसके सिम्टम्स है कि उस पेशेंट को फीवर है, कफ है, फटीग है, ठीक है, मतलब बुखार है, खांसी है और वो थका हुआ है। अब वो सिस्टम क्या करेगा, वो सिस्टम कंपेयर करेगा जो नॉलेज बेस होगा उसके पास, जो नॉलेज बेस के जो डाटा होगा उसके साथ कंपेयर करेगा कि अच्छा इस पेशेंट को ये चीजें हैं या ये सिम्टम्स उसके अंदर हैं, तो इसको क्या हो सकता है। तो वो आखिर में सारा एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद बताएगा कि इस पेशेंट को फ्लू या डेंगू हो सकता है। ये होता है एक्सपर्ट सिस्टम। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस में क्या होता है कि ये हॉस्पिटल वगैरह में यूज हो रहा होता है और डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने या डिजीजेस को पहचानने में हेल्प करता है, जैसे कैंसर डिटेक्शन, ठीक है। अभी डॉक्टर्स की हेल्प कर रहा होता है कि वो फास्टली और एक्यूरेट डिसीजंस ले लें। फाइनेंस में हेल्प करता है। फाइनेंस में क्या होता है, जैसे लोन की रिक्वेस्ट को एनालाइज करना, फिर किसी ने कोई कर्जा लिया है उसके लिए कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कर्जा लेने के लिए, तो उसको एनालाइज करना और फ्रॉड वगैरह को डिटेक्ट करना बैंकिंग सिस्टम के अंदर। डिसाइड करता है कि ये जो पर्सन है क्या ये सेफ है या फिर कोई फ्रॉड कर रहा है। नेक्स्ट ये यूज होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है कि जो सिस्टम्स होते हैं उनको मॉनिटर करता है, या सिक्योरिटी वगैरह जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उनको डिटेक्ट कर रहा होता है, या कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिसके ऊपर आपको शक हो, ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली मॉनिटर कर रहा होता है। इसके अलावा ये इंजीनियरिंग में यूज होता है। इंजीनियरिंग मतलब इसमें ये जो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग होती है उसमें यूज हो रहा होता है। इसके अलावा जो क्वालिटी की टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा होता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज होता है। ये मैनेजर की हेल्प कर रहा होता है कि वो प्रोजेक्ट को प्लान करे, स्केड्यूल करे, और वो देखे कि किस टाइम जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में यूज हो रहा होता है। ये जो लार्ज मशीन होती है इनको मॉनिटर करने के लिए, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाला है या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकता है तो वो उसको डिटेक्ट करके उसको पहले से जो है वो प्रिडिक्ट करके बता देगा कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है या आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसके बेनिफिट्स आते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये प्रोवाइड करता है एक्सपर्ट एक्सपर्ट लेवल एडवाइस। ओके, इसका क्या मतलब है
ये ना बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह, ये जो एक्सपर्ट बंदा होता है उसकी तरह एक्ट कर रहा होता है। और जिस तरह से मतलब फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा भी होता है कि रियल टाइम में कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह ये काम कर रहा होता है और हमें एडवाइस दे रहा होता है। और जो मतलब काम होता है वो फास्टली परफॉर्म हो रहा होता है, और ह्यूमन फॉर अक्सर जो है वो ह्यूमन से मिस्टेक हो जाती है, तो उस चीज से भी ये अवॉइड करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेव टाइम एंड रिड्यूस ह्यूमन एरर। इसको हमने देख लिया कि हमारे टाइम को भी सेव करता है, मतलब फास्टली कामों को परफॉर्म, मतलब जितने भी टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करता है, और ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस कर रहा होता है। नेक्स्ट है यूजफुल वेयर ह्यूमन एक्सपर्टीज इज लिमिटेड। ठीक है, तब हेल्पफुल होता है जब ह्यूमन की एक्सपर्टीज बहुत लिमिटेड होती है, हर वक्त तो ह्यूमन अवेलेबल भी नहीं होता। ठीक है, और मतलब बहुत हेल्पफुल होता है रिमोट एरियाज में, मतलब जहाँ पे ह्यूमंस नहीं होते, ऑनलाइन काम चल रहा होता है, और वहां पे इसको यूज किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, किस तरह से एक्सपर्ट सिस्टम को बनाया जाता है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो इसका स्टेप है नॉलेज कलेक्शन। ठीक है, नॉलेज को या जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा किया जाता है। कहाँ से इकट्ठा किया जाता है? जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स हैं वहां से इकट्ठा किया जाता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए या फिर इंजीनियर्स हो गए। अब ये जो नॉलेज होता है ना, इसको स्टोर किया जाता है किसमें? नॉलेज बेस के अंदर। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के अंदर नॉलेज बेस होता है, उसके अंदर इसको स्टोर किया जाता है। अब नॉलेज बेस में क्या क्या चीजें होती है? नॉलेज बेस में तीन चीजें होती हैं। द फर्स्ट वन इज रूल, the second one is facts, एंड द थर्ड वन इज एक्सपीरियंस। ये तीन चीजें नॉलेज बेस के अंदर होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जो डॉक्टर है वो सिस्टम से कहेगा कि फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसको फीवर भी है, उसको कफ भी है, उसको सॉर थ्रोट भी है, तो आप मुझे बताओ कि इस पेशेंट को क्या बीमारी हो सकती है। तो वो उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करेगा, और उसके बाद जो है वो इस चीज को बताएगा कि इसको फ्लू हो सकता है। नेक्स्ट है यूजर क्यूरी। यूजर क्यूरी में क्या होता है कि जो यूजर है वो इनपुट प्रोवाइड करता है सिस्टम को। ठीक है, अब उसके बाद वो जो इनपुट है वो कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब उस तरह की कोई भी टाइप हो सकती है। फिर सिस्टम क्या करेगा? उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करेगा उस इनपुट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने जो है वो एंटर किया कि पेशेंट को फीवर है या फिर सॉर थ्रोट है। नेक्स्ट स्टेप होगा रीजनिंग। अब मतलब यूजर क्यूरी में यूजर ने इनपुट ऐड कर दिया, मतलब अपने प्रॉब्लम्स ऐड कर दिए, अब उसके ऊपर जो है वो लॉजिकल थिंकिंग है, उसके ऊपर सोचेगा। ठीक है, रीजनिंग इसका स्टेप आ जाता है। सिस्टम जो है, जो मतलब स्टोर डाटा है ना जो नॉलेज बेस के अंदर, उसके ऊपर रूल्स वगैरह को सोचेगा। ठीक है, मतलब लॉजिकली थिंकिंग करेगा जैसे एक ह्यूमन करता है। फिर उसके बाद जो इनपुट यूजर ने एंटर की है वो नॉलेज बेस के अंदर जो डाटा है उसके साथ मैच करेगा। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद जो है वो आखिर में ये चीज चेक करेगा, या रूल्स के थ्रू चेक करेगा। डिफरेंट रूल्स होते हैं। रूल्स मतलब आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक रूल के अंदर मेंशन किया हुआ है कि अगर फीवर होगा और शॉर्ट शॉर्ट होगा तो फ्लू होगा। तो उसके बाद सिस्टम क्या करेगा? उस चीज को कंक्लूड करके बताएगा कि पेशेंट जो है उसको फ्लू हो सकता है। लास्ट में सोल्यूशन है, जब रीजनिंग हो जाती है तो सिस्टम जो है वो आंसर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है, एडवाइस देता है और सारा रिकमेंडेशन भी दे रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट में जो रिजल्ट डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर। अब आखिर में सिस्टम ने क्या कह दिया कि पॉसिबल डिजीज क्या हो सकती है? फ्लू सार रिकमेंड भी कर रहा है और ट्रीटमेंट वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा है कि इसको रेस्ट वगैरह करनी चाहिए, या फिर इसको मतलब कोई भी मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन भी सजेस्ट करेगा। ओके, ये है इस तरह से एक्सपर्ट सिस्टम को बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ celestial बॉडी लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज। ओके, एस्ट्रोनॉमी जो है बेसिकली एक साइंस की ब्रांच होती है जिसमें कैलेस्ट्रियल बॉडीज को स्टडी किया जाता है। कैलेस्ट्रियल बॉडी का क्या मतलब होता है कि जो वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस के अंदर होते हैं, जो खला के अंदर होते हैं, जैसे हम लोग ये कह सकते हैं स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गया, मून्स वगैरह, या फिर गैलेक्सीज, गैलेक्सीज वगैरह। इसके बाद क्या है कि जो एस्ट्रोनॉमर है वो टेलीस्कोप या सैटेलाइट को यूज कर रहा होता है और डाटा को कलेक्ट करता है, और उस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि किस तरह से जो यूनिवर्स है वो काम कर रहा है। इसमें रोल क्या होता है एआई का एस्ट्रोनॉमी के अंदर? ओके, सबसे पहले है एनालाइज लार्ज डेटा फ्रॉम टेलीस्कोप एंड सैटेलाइट। ओके, जो टेलीस्कोप होती है वो स्पेस के अंदर। ओके, जो टेलीस्कोप होते हैं स्पेस के अंदर वो पिक्चर्स वगैरह ले रहे होते हैं, और जितना डाटा होता है उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हर सेकंड का डाटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो एआई होता है वो इस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? स्कैन करते हैं, उसके अंदर जो सिमिलर पैटर्न्स हैं उनको फाइंड आउट कर रहा होता है, जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी मूवमेंट को देख रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई क्लस्टर्ड ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होता है कि जो एआई है वो रिकॉग्नाइज कर रहा होता है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेबल कर रहा होता है, जैसे स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, गैलेक्सीज, एस्ट्रॉइड हो गया, ह्यूमन की हेल्प के बगैर। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम लोग ये कह सकते हैं कि ये
बताता है कि कौन सा, फॉर एग्जांपल अब जो हम लोग कह सकते हैं कि मतलब एआई, अब फॉर एग्जांपल वहां पे कोई न्यू स्टार की डेवलपमेंट हुई है तो वो फौरन से उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेगा, उस चीज को पहचान लेगा। नेक्स्ट है स्टडीज गैलेक्सियल सॉरी गैलेक्सी फॉर्मेशन एंड यूनिफॉर्म यूनिवर्स एवेल्युएशन। ओके, इसमें क्या होता है, जो एआई है वो साइंटिस्ट की हेल्प कर रहा होता है कि किस तरह से जो गैलेक्सीज हैं वो फॉर्म हुई हैं, किस तरह से बनी है, और वो किस तरह से विद टाइम इवॉल्व हो रही है, किस तरह से टाइम के साथ साथ वो चेंज हो रही है। नेक्स्ट है प्रोडिक्ट एस्ट्रॉइड मूवमेंट एंड स्टार बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि जो एआई है वो कैलकुलेट करता है कि किस तरह से जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो मूव कर रहे हैं स्पेस के थ्रू, और प्रिडिक्ट करता है कि क्या वो मतलब अर्थ के क्लोज जा सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, बेसिकली ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पत्थर वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं सन के अराउंड। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, सेव टाइम एंड इंक्रीज एक्यूरेसी इन स्पेस रिसर्च एंड डिस्कवरीज। ठीक है, अब ये मतलब टाइम को सेव कर रहे होते हैं कि जो एआई है वो किस तरह से मतलब जो मतलब हर साल वो किस तरह से स्पेस के अंदर जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है, उस चीज को एआई देख रहा होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ऑटोमेटिकली ये टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसके अलावा इंक्रीज एक्यूरेसी, ठीक है, इसमें जो है वो जो काम है वो बिल्कुल करेक्टली हो रहा होता है, ह्यूमन एरर्स से ये चीज़ अवॉइड हो रही होती है, और इसके अलावा जो नई नई चीज़ें हैं वो डिस्कवर हो रही होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमें थ्रेट्स वगैरह से, जो ऑनलाइन थ्रेट्स मिलते हैं, जैसे किसी की इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेना, किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेना, उसको थ्रेट करना, तो इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा होता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट डिजिटल सिस्टम एंड नेटवर्क फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट। साइबर सिक्योरिटी क्या करता है, डिजिटल सिस्टम्स को और नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहा होता है ऑनलाइन थ्रेट से। इसके एआई का क्या यहाँ पे रोल है, मॉनिटर सिस्टम में रियल टाइम, ठीक है, जो रियल करंट टाइम या रियल टाइम सिस्टम्स को मॉनिटर कर रहा होता है, डिटेक्ट एंड प्रोडिक्ट मलेशियस एक्टिविटी, जो हार्मफुल एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनसे डिटेक्ट करता है और गेस करके बताता है कि यहाँ पे कोई मलेशियस एक्टिविटी हो रही है। इसके अलावा जो पैटर्न्स वगैरह है उसको आइडेंटिफाई करता है, एनॉमली को आइडेंटिफाई करता है। एनॉमली मतलब कोई अनयूजुअल चीज हो रही है, कुछ नॉर्मल नहीं है यहाँ पे, इस तरह से वो डिटेक्ट करके बता रहा होता है। यूजेस मशीन लर्निंग टू स्ट्रेंथन डिजिटल प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, मशीन लर्निंग को यूज कर रहा होता है और जो डिजिटल प्रोटेक्शन है उसको मजबूत बनाता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इम्प्रूव थ्रेट डिटेक्शन स्पीड। इससे क्या होता है कि जो थ्रेट डिटेक्शन स्पीड है कि जो मतलब थ्रेट्स को डिटेक्ट करना उसको इम्प्रूव करता है। रिड्यूस ह्यूमन एरर, यहाँ पे ह्यूमन के एरर को रिड्यूस कर रहा होता है। कीप्स डेटा एंड सिस्टम सेफ, जितना डेटा होता है और सिस्टम होता है उसको सेव कर रहा होता है। लास्ट वन है हमारे पास जीपीएस नेविगेशन। ये क्या होता है, जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बेसिकली एक सैटेलाइट स्पेस सिस्टम होता है जो कि हेल्प करता है एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने में, पर्सन की लोकेशन को फाइंड आउट करने में, व्हीकल की लोकेशन को फाइंड आउट करने में, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फाइंड आउट करने में, एनीवेयर ऑन अर्थ। ओके, इसके बाद क्या होता है कि कहाँ पे यूज होता है, ट्रैकिंग वगैरह में यूज हो रहा होता है, इसके अलावा लोकेटिंग में, नेविगेटिंग में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो गूगल मैप को यूज करें अपने मोबाइल के थ्रू और डायरेक्शन को फाइंड आउट करें, तो वहां पे जो जीपीएस की टेक्नोलॉजी है वो यूज की जाएगी और वो आपको आपकी डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग गाइड करेगी। ओके, इसके बाद एआई का रोल क्या होता है, मॉडर्न एआई बेस्ड जीपीएस इंप्रूव नेविगेशन बाय एनालाइजिंग ट्रैफिक वेदर एंड रोड कंडीशंस। इसमें क्या होता है कि जो मॉडर्न जीपीएस है, मॉडर्न जीपीएस सिस्टम्स जो है वो यूज किए जा रहे होते हैं। जीपीएस एनालाइज कर रहा होता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन को, जैसे जो ट्रैफिक की कंडीशन होती है उसको एनालाइज करेगा, रोड अगर ब्लॉक है तो उसको एनालाइज करेगा, एक्सीडेंट्स वगैरह रोड पे हो रहे हैं या वेदर अपडेट्स वगैरह को एनालाइज करेगा, या यूजर की बिहेवियर को कि यूजर जो है वो किस रूट को, किस रास्ते को प्रेफर कर रहा है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन होती है, इस इंफॉर्मेशन को एआई यूज कर रहा होता है, ठीक है, ताकि वो बेटर या फास्टर रूट सजेशन दे सके। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रैफिक जैम है, ठीक है, अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आगे मतलब जो रास्ता आना है वहां पे कोई ट्रैफिक जैम है, तो एआई ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर देगा कि आप किसी और रोड को यूज कर लें ताकि आपका टाइम सेव हो जाए और आपका जो फ्यूल है वो सेफ हो सके। इसके बाद इसके फीचर्स क्या क्या हैं, एक है हमारे पास डायनामिक रूट प्लानिंग। डायनामिक रूट प्लानिंग में क्या होता है कि जो रूट होता है, जो रास्ता होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जो मतलब लाइव ट्रैफिक की बेस पे या एक्सीडेंट्स की बेस पे, या आगे जाके कोई रोड क्लोज है तो ऑटोमेटिकली अगर आप जीपीएस को यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपका जो रास्ता है वो चेंज कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास वॉइस रिकॉग्निशन एंड नेचुरल लैंग्वेज सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि आप नेचुरल नेचुरल लैंग्वेज में जीपीएस के साथ बात भी कर सकते हैं,
कि फॉर एग्जांपल आप मतलब आप जीपीएस से कहो कि नियरेस्ट पेट्रोल स्टेशन क्या है। इससे क्या होता है कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करता है और आप ही की लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। और इससे क्या होता है कि ना तो आपको फॉर एग्जांपल टाइपिंग के लिए कुछ यूज करना पड़ता है और आपकी जो ड्राइविंग होती है वो भी सेव होती है। रियल टाइम अपडेट्स में क्या है कि जो जीपीएस सिस्टम है उसके अंदर एआई यूज हुआ होता है और वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा होता है, जो लाइव डाटा होता है, जो करंट डाटा होता है रोड का, उसको कलेक्ट कर रहा होता है। जैसे डाटा में आप ये कह सकते हो कि ट्रैफिक जैम का डाटा हो गया, एक्सीडेंट्स वगैरह या वेदर कंडीशंस या फिर रोड क्लोज है, तो वो आपको क्या करता है कि फौरन से अपडेट कर रहा होता है और आपको नया रास्ता सजेस्ट कर रहा होता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसके बेनिफिट्स में सबसे पहले आता है सेफ टाइम, सेफ ट्रैवल टाइम एंड फ्यूल। एआई जो है वो क्विक और शॉर्टेस्ट जो रास्ता होता है, रूट होता है, उसको फाइंड आउट करता है। और ये चीज़ आपको हेल्प कर रही होती है कि आप ट्रैफिक वगैरह से अवॉइड करते हो और जो आपका फ्यूल होता है वो भी सेव हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट इसका है इनहेंस ड्राइविंग एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है कि जो नेविगेशन है वो बहुत स्मूथ हो जाती है और स्ट्रेस फ्री होती है। आपको टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो जो डायरेक्शन वगैरह होती है वो क्लियर होती है। आपको पता होता है कि आपने कहाँ पे जाना है, वही वॉइस गाइडेंस आपको मिल रही होती है या फिर जो लाइव अपडेट होती है, करंट अपडेट, वो आपको मिल रही होती है। लास्ट वन है हमारे पास प्रोवाइड एक्यूरेट एंड एफिशिएंट नेविगेशन। इसमें क्या होता है कि जो एआई है वो जीपीएस को मोर रिलायबल बनाता है। मतलब रिलायबल का मतलब ये होता है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो और आपको वो एक्यूरेट और करेक्ट लोकेशन होती है वो प्रोवाइड कर रही होती है और इंटेलिजेंट रूट सजेशंस आपको दे रही होती है। ये इसके बेनिफिट से यहाँ पे ये एंड हो गया है। आई आई होप सो आज के लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। कोई क्वेश्चन है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।